हेलो एवरीवन, यह है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का पार्ट 3। पार्ट 2 हम पहले बना चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 वो आप प्रीवियस वीडियोस देखिए। और पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 54 से मैं यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ, तो ध्यान से देखते जाइए। इन विच सेक्शन ऑफ द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड दैट द लैंडलॉर्ड शैल नॉट डिसकंटिन्यू और withhold द एमिनिटीज एंजॉयड बाय द टेनेंट। मतलब कि किस सेक्शन में बताया गया है कि जो लैंडलॉर्ड के द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जो कि टेनेंट को दी जाती है, वो उनको किसी भी हाल में डिसकंटिन्यू विदहोल्ड नहीं कर सकता, मतलब वापस नहीं ले सकता, ख़त्म नहीं कर सकता। तो ये बात कही गई है सेक्शन 23 में। ओके, सेक्शन 23 हमें ये बात बताता है कि कोई भी जो भी उसको एमिनिटीज़ दी गई हैं उसको विदहोल्ड नहीं करना है, डिसकंटिन्यू नहीं करना है। Question number 55. Under Section 23 of Rajasthan Rent Control Act, among the following statement, which statement is false? ठीक है, तो फर्स्ट देखिए कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है सेक्शन 23 के रिगार्डिंग। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, लैंडलॉर्ड इज इंटाइटल्ड टू डिसकंटिन्यू और विदहोल्ड एनी एमिनिटी enjoyed by the tenant if the tenant has intentionally or malafidely stopped to make payment of the rent of the premises to the landlord for a period of 1 month। ठीक है, ये क्या कह रहा है फर्स्ट में कि जो लैंडलॉर्ड है वो डिसकंटिन्यू नहीं कर सकता या विदहोल्ड नहीं कर सकता एमिनिटीज को, वैसे तो नहीं कर सकता, लेकिन किस केस में डिसकंटिन्यू कर सकता है, अगर टेनेंट इंटेंशनली या मेलाफाइडली पेमेंट नहीं दे रहा है, प्रीमाइसेस का रेंट नहीं दे रहा है लैंडलॉर्ड को। ठीक है, अब इसमें जो है ना 1 मंथ का पीरियड नहीं है इसमें, तो यहाँ पे ये चीज़ रॉन्ग हो जाती है। तो यहाँ पर ये वाला जो है रॉन्ग है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ऑन द पिटिशन ऑफ लैंडलॉर्ड फॉर परमिशन टू डिसकंटिन्यू और विदहोल्ड the amenities or on the petition of the tenant for restoration of the amenities, the rent tribunal shall issue notices to the other party and after hearing the parties it shall pass such orders as it may deem fit। ये क्या कह रहे हैं कि अगर लैंडलॉर्ड डिसकंटिन्यू करने के लिए एमिनिटीज को रेंट ट्रिब्यूनल में अपील करता है, पिटिशन फाइल करता है, या फिर टेनेंट करता है कि मेरी जो एमिनिटीज़ है उनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, ऐसे केस में क्या होगा, जो रेंट ट्रिब्यूनल है वो नोटिस इशू करेगी। ठीक है, दूसरी पार्टी को आफ्टर हियरिंग द पार्टीज, पहले पार्टी को सुना जाएगा, उसके बाद नोटिस इशू किया जाएगा और ऐसा ऑर्डर पास किया जाएगा जो कि रेंट ट्रिब्यूनल को उचित लगे। तो ये तो हमारा ठीक है ऑप्शन है ना, ऑप्शन फर्स्ट गलत था हमारा, जिसमें 1 मंथ का टाइम नहीं है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखिए, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी अंडर दिस सेक्शन द रेंट ट्रिब्यूनल में पास सच इंटरिम ऑर्डर्स एज इट में डीम फिट। ये क्या करें कि इस सेक्शन में इंक्वायरी जब तक पेंडिंग है उसके दौरान रेंट ट्रिब्यूनल में पास सच इंटरिम ऑर्डर्स एज इट में डीम फिट। तो अगर आपकी इंक्वायरी पेंडिंग है तो रेंट ट्रिब्यूनल इंटरिम ऑर्डर पास कर सकती है। ठीक है, इंटरिम ऑर्डर पास किया जा सकता है कि भाई टेनेंट को इतने दिन के लिए रहने दिया जाए, उसको पजेशन दिया जाए। ठीक है, इस तरीके से, या जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आता तो टेनेंट अपना रेंट पे करेगा, रेंट कोर्ट में जमा कराए या किसी भी तरीके से उसको रेंट पे करना है, इस तरीके से इंटरिम ऑर्डर पास हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, रेंट ट्रिब्यूनल शैल कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस सेक्शन इन अ समरी मैनर एंड डिस्पोज ऑफ एनी एप्लीकेशन मेड अंडर दिस सेक्शन बाय द लैंडलॉर्ड और टेनेंट विदिन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशन। ये क्या करें कि जो रेंट ट्रिब्यूनल है वो सेक्शन 23 के अंदर समरी मैनर में एक तो प्रोसीडिंग को कर सकती है और डिस्पोज ऑफ एनी एप्लीकेशन मेड, जो भी एप्लीकेशन दी जाती है उसको डिस्पोज करेगी, चाहे वो एप्लीकेशन चाहे से वो एप्लीकेशन लैंडलॉर्ड ने दी है चाहे वो टेनेंट ने दी है, उसको 60 डेज के अंदर, 60 दिन के अंदर, पिटिशन प्रेजेंट होने के 60 दिन के अंदर अंदर उनको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। द लैंडलॉर्ड शैल हैव राइट टू इंस्पेक्ट द प्रीमाइसेस लेट आउट बाय हिम
at the daytime after giving prior intimation of at least to the tenant। तो ये क्या करें कि लैंडलॉर्ड के पास ये राइट होता है कि जो प्रमाइसेस रेंट पर दी गई है टेनेंट को, वो उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है। कब कर सकता है? डे टाइम में कर सकता है, और उसके लिए एक प्रायर इंटीमेशन देना पड़ेगा टेनेंट को, ठीक है। तो प्रायर इंटीमेशन कब, मतलब कितने दिन का देना पड़ेगा? तो 7 डेज का देना पड़ेगा। प्रायर इंटीमेशन ऑफ एटलीस्ट 7 डेज टू द टेनेंट्स, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 57। ऑल्दो द लैंडलॉर्ड शैल हैव ए राइट टू इंस्पेक्ट प्रीमाइसेस let out by him, however such inspection shall not be carried out by more than once in 3 months, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, ये क्या करें कि लैंडलॉर्ड के पास ऑल्दो राइट होता है कि वो इंस्पेक्शन कर सकता है प्रीमाइसेस का, लेकिन ये जो इंस्पेक्शन किया जाता है वो 3 मंथ्स में एक बार किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है आप कभी भी मन किया और चल दिए, नहीं, एक रूल है इसका कि वंस इन 3 मंथ्स, ठीक है। तो 3 मंथ्स में एक बार आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 58। इन विच सेक्शन ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट ग्राउंड्स ऑफ इविक्शन ऑफ टेनेंट्स हैव बीन मेंशन्ड? तो ग्राउंड्स ऑफ इविक्शन ऑफ टेनेंट सेक्शन 9 में बताएं, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 59। इन विच सेक्शन ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट राइट ऑफ द लैंडलॉर्ड to recover immediate possession in certain cases has been provided? ये क्या करें कि लैंडलॉर्ड का राइट होता है कि वो कुछ सर्टेन केसेस ऐसे होता है जिसमें वो इमीडिएट पोजीशन ले सके, रिकवर कर सके टेनेंट से, ठीक है। तो ऐसा कौन सा सेक्शन है? तो सेक्शन 10 में है, ठीक है। सेक्शन 10 में ये चीज़ बताई गई है कि ऐसे कौन से सर्टेन केसेस हैं जिसमें कि इमीडिएट पोजीशन ले सकता है लैंडलॉर्ड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 60। In which section of Rajasthan Rent Control Act, while providing restoration of possession of illegally dispossessed tenants, the aggrieved tenant has been given a right to file a petition before the rent tribunal? देखिए क्या कह रहे हैं कि जबकि टेनेंट को प्रोवाइड किया जाए, इलीगली डिस्पोजेस कर दिया टेनेंट को, ठीक है, प्रीमाइसेस से, तो वो अपने पोजीशन को रिस्टोर कर सकता है। तो एग्रीव्ड टेनेंट के पास क्या राइट होता है कि वो रेंट ट्रिब्यूनल के सामने पिटीशन फाइल कर सके कि लैंडलॉर्ड ने मुझे डिस्पोजेस किया है इलीगली। तो ये कौन से सेक्शन में बताया गया है? सेक्शन 11 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देख लीजिए। इन विच सेक्शन ऑफ दिस एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल हैज़ बीन प्रोवाइडेड? ठीक है, रेंट ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ प्रोवाइड किया गया है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल सेक्शन 13, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए। इन विच सेक्शन ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स हैज़ बीन एंश्राइंड? ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन कहाँ पर इंश्राइन किया गया है, कहाँ बताया गया है? सेक्शन 20 में, कि जो भी रेंट ट्रिब्यूनल और या अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल जो भी ऑर्डर्स देते हैं ना, उनको एंश्राइनमेंट, ठीक है, सेक्शन 20। नेक्स्ट देखिए। विच सेक्शन ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट एम्पावर्स द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स? तो सेक्शन 31 बताता है हमें, ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के जितने भी रूल्स बनाएंगे, इसमें कोई भी चेंजेस करने हैं, न्यू रूल्स लाने हैं, तो कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। और ये बात कही है सेक्शन 31 में। नेक्स्ट देखिए। Under Section 24 of Rajasthan Rent Control Act, in the absence of any written agreement by whom the essential repairs in a year involving expenditure up to 5% of the annual rent shall be carried out at his own cost, आंसर होगा by the tenant। क्वेश्चन मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। देखिए क्या करें कि सेक्शन 24 में क्या बताया गया है कि जब तक कि कोई रिटर्न एग्रीमेंट में ऐसा नहीं लिखा होगा, कोई रिटर्न एग्रीमेंट ना हो, तो एसेंशियल रिपेयर्स है, एक साल में जो भी एसेंशियल रिपेयर्स होती है, कितनी? अप टू 5% ऑफ एनुअल रेंट। एनुअल जो हमारा रेंट बैठता है उसका टोटल 5% तक का एक्सपेंडिचर वो कौन करेगा, कौन उसको बियर करेगा, कौन उसकी रिपेयर करवाएगा? ठीक है, तो वो करवाएगा टेनेंट, बाय द टेनेंट।
ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 65। इन द एब्सेंस ऑफ एनी रिटन एग्रीमेंट by whom the essential repairs involving expenditure in excess of 5% of the annual rent shall be carried out at his own cost। ये क्या कह रहे हैं कि वही पहले वाला क्वेश्चन है, लेकिन वो उसमें बताया कि अप टू 5% तो टेनेंट पे करेगा। अब इसमें पूछ रहे हैं कि जब तक कि कोई रिटर्न एग्रीमेंट ना हो तो एसेंशियल रिपेयर्स जो कि एक्सेस में है, 5% से ज़्यादा में है, तो वो कौन करेगा? तो हमारा आंसर होगा सेकंड, बाय द लैंडलॉर्ड ऑन रिसीविंग नोटिस फ्रॉम द टेनेंट। टेनेंट एक नोटिस देगा कि हमें ये रिपेयर चाहिए और इसकी कॉस्ट इतनी आ रही है, तो वो ड्यूटी बनती है लैंडलॉर्ड की। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 66। amongst the following which is not a valid ground of eviction of tenant। देखिए फर्स्ट है the tenant has neither paid nor tendered the amount of rent due from him for 4 months। तो ये तो वैलिड ग्राउंड है, क्योंकि 4 मंथ्स की तो बात थी कि अगर टेनेंट ने 4 महीने तक उसका रेंट ड्यू है, उसने ना तो पेमेंट किया है ना ही कोई टेंडर किया है कि मैं दे दूंगा, ऐसा कुछ है ना, तो ये हमारा वैलिड ग्राउंड है। सेकंड देखिए लैंडलॉर्ड प्रपोजेस टू इंक्रीज द रेंट एज पर द रीजनेबल मार्केट रेट विच इज़ डिनाइड बाय द टेनेंट। तो ऐसा हमारे सेक्शन 9 में इविक्शन के ग्राउंड में नहीं दिया गया, ठीक है। ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि अगर इंक्रीज करने की बात करता है लैंडलॉर्ड रीजनेबल मार्केट रेट पर, टेनेंट अगर उसको मना कर देता है तो ये इविक्शन का ग्राउंड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टेनेंट हैज इंटेंशनली कॉज्ड टू सब्सटेंशियल डैमेज टू द प्रमाइसेज। टेनेंट ने सब्सटेंशियल डैमेज किया है प्रमाइसेज में इंटेंशनली, ठीक है, तो ये ग्राउंड है। फोर्थ ऑप्शन देखिए टेनेंट हैज 1 मिनट टेनेंट हैज विदाउट रिटन परमिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड हैज मेड द मटेरियल ऑल्ट्रेशन इन द प्रमाइसेज डिमिनिशिंग द वैल्यू देयर ऑफ। अगर कोई भी देखो चेंज कर देता है, मटेरियल ऑल्ट्रेशन हो रहा है जिससे वैल्यू डिमिनिश हो रही है किसी भी प्रमाइसेज की, तो ये इविक्शन का ग्राउंड है, ओके। नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 67। द प्लेंटिफ लैंडलॉर्ड resides in another city, that is Jaipur, and sometimes he together with the members of his family comes to enjoy the summer vacation and reside in the residential premises given on rent by him to the tenant situated at Udaipur, whether it comes within the ambit of valid ground of eviction। तो देखिए if it is a reasonable and it a bona fide necessity of the plaintiff himself and the members of his family। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है कि यदि ये कोई रीजनेबल या बोनाफाइड आवश्यकता है ना प्लेंटिफ की या उसके फैमिली मेम्बर्स की, तब तो वैलिड ग्राउंड ऑफ एविक्शन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखो सिंस द प्लेंटिफ टुगेदर विद द मेम्बर्स ऑफ हिज फैमिली occasionally comes to the disputed premises for residing there, it cannot be said to be reasonable and bona fide necessity of the plaintiff। थर्ड देखिए the plaintiff alone is entitled to reside in the disputed premises whereas the members of his family have no such right। और फोर्थ है none of the above। तो हमारा इसमें क्या आएगा, ये देखिए यही वाला हमारा आएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन। हमने सेक्शन 9 में ये चीज़ देखी थी कि यदि कोई भी रीजनेबल रीज़न है या कोई बोनाफाइड नेसेसिटी है, रीजनेबल या बोनाफाइड नेसेसिटी है प्लेंटिफ के पास, लैंडलॉर्ड के पास, ठीक है, उसके फैमिली मेम्बर की या उसकी खुद की, तो वो इविक्ट करवा सकता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए इफ़ द लैंडलॉर्ड हैज़ विदाउट एनी सफिशिएंट रीजनेबल और जस्टिफाइड ग्राउंड डिसकंटिन्यूड और withhold the amenities enjoyed by the tenant, he ब्रैकेट में the tenant is entitled to file a petition for restoration of the amenities before the rent tribunal, and such tribunal shall issue notice to the opposite party, and after hearing the parties it
आंसर बता देती हूँ। इट शैल पास सच ऑर्डर्स एज इट मे डीम फिट। ये क्या कह रहे हैं कि यदि लैंडलॉर्ड ने डिस्पोजेस कर दिया है उसको इलीगली और टेनेंट अपनी एप्लीकेशन लगाता है, पिटीशन फाइल करता है कि मुझे डिस्पोजेस कर दिया गया है, तो वो अदर पार्टी को नोटिस देगी रेंट ट्रिब्यूनल, और पार्टीज को सुनने के बाद क्या करेगी, ऐसा ऑर्डर देगी जो कि उसको उचित लगे। शैल पास सच ऑर्डर्स एज इट मे डीम फिट। ठीक है, इसका और ऑप्शन बता देती हूँ। शैल इशू एन एड इंटरिम टेम्परेरी इंजंक्शन। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बताया गया हमें। थर्ड देखिए, मे डायरेक्ट लैंडलॉर्ड टू पे एज कंपनसेशन टू द टेनेंट ए सम नॉट एक्सीडिंग ₹1000। तो ये भी नहीं है क्योंकि हमें तो क्लियर दे रखा है एज डीम फिट। फोर्थ देखिए, मे डायरेक्ट लैंडलॉर्ड टू पे एज कंपनसेशन टू द टेनेंट ए सम नॉट एक्सीडिंग 500। तो ये भी रॉन्ग है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69। बिफोर कमिंग इनटू फोर्स ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, इन इट्स प्लेस विच एक्ट वॉज इन फोर्स इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इस एक्ट से पहले कौन सा एक्ट फोर्स में था राजस्थान में। तो कौन सा था, इसमें आएगा राजस्थान प्रीमाइसेज, राजस्थान प्रीमाइसेज कंट्रोल ऑफ रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1950। ठीक है, राजस्थान प्रीमाइसेज कंट्रोल ऑफ रेंट एंड इविक्शन 1950, और ये हमें बताया है इंट्रोडक्शन पार्ट में। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट आप चेक कीजिए, वहाँ इस चीज़ की डिटेल दी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70। वन ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ इविक्शन ऑफ प्रीमाइसेज is that premises are required reasonably and bona fide by the landlord, but it does not include necessity of the eldest son of landlord, second necessity of any member of landlord's family, necessity of other tenant who is paying more rent, or all of the above। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, इसका आंसर होगा थर्ड, नेसेसिटी ऑफ अदर टेनेंट हु इज पेइंग मोर रेंट। देखिए ये क्या कह रहे हैं कि वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ इविक्शन ऑफ टेनेंट, 1 मिनट, हाँ, कि एक ग्राउंड ऐसा है कि प्रमाइसेस को अगर रीजनेबली और बोनाफाइडली ज़रूरत है तो खाली करवाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्या इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है, डज नॉट इंक्लूड। तो देखिए लैंडलॉर्ड की फैमिली में अगर कोई रीजनेबली और बोनाफाइड रीजन है, फैमिली से रिलेटेड, फैमिली के मेंबर्स को अगर ज़रूरत है तब तो करवाया जा सकता है। तो नेसेसिटी ऑफ एल्डेस्ट सन ऑफ लैंडलॉर्ड सही है, अगर कोई बड़े बेटे को उनको ज़रूरत है रीजनेबली या बोनाफाइडली तो वो खाली करवाया जा सकता है। सेकंड देखिए, नेसेसिटी ऑफ एनी मेंबर ऑफ लैंडलॉर्ड फैमिली, तो ये भी सही है, किसी भी मेंबर को नेसेसिटी है तो करवाया जा सकता है, मगर ये नहीं है नेसेसिटी ऑफ अदर टेनेंट हु इज पेइंग मोर रेंट। जो भी एग्रीमेंट है शुरू में हो गया, अब ऐसा थोड़ी है कि जो ज़्यादा रेंट दे रहा है तो उसकी वजह से आप अचानक से उसको खाली करवा दोगे, नहीं, वो रहने का राइट है उसका, ऐसा आप नहीं करवा सकते। ठीक है, और 4 तो ऑल ऑफ द अबव इसमें आंसर ही नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71। अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, द एपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल कैन नॉट पास एनी इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर। ठीक है, सेकंड है, द एपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल कैन नॉट ट्रांसफर केसेज फ्रॉम वन रेंट ट्रिब्यूनल टू अनदर रेंट ट्रिब्यूनल फॉर ट्रायल एंड डिस्पोजल। थर्ड ऑप्शन देखिए, द एपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में confirm, vary, set aside, reverse or modify the order passed by a rent tribunal. फोर्थ ऑप्शन है, द appellate rent tribunal may remand the case to the rent tribunal with direction। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से करेक्ट है, फिफ्थ हमारा बोल रहा है 3 and 4 और सिक्स्थ बोलता है 1st and 2nd। तो हमारा इसमें थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 5। देखिए थर्ड और फोर्थ को मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, सारे ही मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार कि हमको कौन सा ऑप्शन करेक्ट देखना है इसमें। तो ये जो कह रहे हैं एपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल है वो इंटरलॉकेटरी ऑर्डर पास नहीं कर सकती, तो गलत है, इंटरलॉकेटरी ऑर्डर पास किया जा सकता है बाय द एपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। सेकंड देखिए, कैन नॉट ट्रांसफर केसेज फ्रॉम वन रेंट ट्रिब्यूनल टू अनदर रेंट ट्रिब्यूनल फॉर ट्रायल एंड डिस्पोजल, ये भी गलत है क्योंकि एपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल
जो भी केसेस हैं उनको एक रेंट ट्रिब्यूनल से दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकती है। थर्ड देखिए अब आप, एपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में कन्फर्म वेरी, मतलब जो भी रेंट ट्रिब्यूनल ने जो भी दिया है फाइनल ऑर्डर उसको कंफर्म कर सकती है कि एज इट इज़ रखें, वेरी यानी चेंज कर सकती है, सेट असाइड निरस्त कर दे, रिवर्स कर दे, मॉडिफाई कर सकती है। ठीक है, ये हमारा सही है, कर सकती है, एपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के पास पावर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में रिमांड द केस टू द रेंट ट्रिब्यूनल विद डायरेक्शंस, तो ये भी हमारा सही है, और रिमांड कर सकती है केस पर। ओके, तो हमारा आंसर होगा फिफ्थ, बोथ 3 and 4। नेक्स्ट देखिए 71 में आपके सेक्शन कौन सा लगा है, 19, सेक्शन नंबर 19। ओके, एपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 72, अंडर सेक्शन 23 ऑफ राजस्थान रेंट ट्रिब्यूनल एक्ट, सॉरी राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, लैंडलॉर्ड may discontinue or withhold any amenity with the permission of the rent tribunal, and the rent tribunal shall grant such permission if it is satisfied that the tenant has not paid। ये कह रहे हैं कि सेक्शन 23 में क्या बताया कि लैंडलॉर्ड रेंट ट्रिब्यूनल की परमिशन से डिसकंटिन्यू कर सकते हैं या विदहोल्ड कर सकते हैं एम्यूनिटीज़ को, यदि रेंट ट्रिब्यूनल ने ऐसी परमिशन दी है और वह सेटिस्फाइड है कि टेनेंट ने पे नहीं किया है चार्जेस। अब किस चीज़ के चार्जेस है देखिए, फर्स्ट है इलेक्ट्रिक एंड वाटर चार्जेस, सेकंड है चार्जेस रिगार्डिंग एम्यूनिटीज़ विच द टेनेंट वाज लायबल टू पे, थर्ड है टेलीफोन एंड सैनिटरी चार्जेस, और 4 1 मंथ। तो हम यहाँ पर एम्यूनिटीज़ को विदहोल्ड करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर में आएगा चार्जेस रिगार्डिंग एम्यूनिटीज़ विच द टेनेंट वॉज लायबल टू पे, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 73, अंडर द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडलॉर्ड इज एंटाइटल टू रिकवर इमीडिएट पोजीशन ऑफ रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस। ये क्या कह रहे हैं कि कौन सा लैंडलॉर्ड है जो कि एंटाइटल होता है इमीडिएट पोजीशन के लिए, रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस के इमीडिएट पोजीशन ले सकता है। और ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है आरजीएस 2013-14 में। तो फर्स्ट देखिए, ए रिटायर्ड मेंबर ऑफ एनी आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन। ठीक है, सेकंड देखिए, ए रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, थर्ड है ए रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ स्टेट ओन्ड कॉरपोरेशन, और फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। तो कौन से किस टाइप के लैंडलॉर्ड इमीडिएट पोजीशन ले सकते हैं, तो इसमें हमारा आंसर होगा फोर्थ। देखिए, आर्म्ड फोर्सेज को, यूनियन के आर्म्ड फोर्सेज है उसके रिटायर्ड मेंबर, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिटायर्ड एम्प्लॉय भी इमीडिएट पोजीशन ले सकते हैं, और स्टेट ओन कॉरपोरेशन के रिटायर्ड एम्प्लॉय भी ले सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कौन कौन से बताया मैं आपको बता देती हूँ। सेक्शन 10 में क्या क्या बताया गया है कि एक तो आर्म्ड यूनियन के आर्म्ड फोर्सेज के एम्प्लॉय, ठीक है, सेकंड है सेंट्रल गवर्नमेंट के रिटायर्ड एम्प्लॉय, थर्ड है स्टेट गवर्नमेंट के रिटायर्ड एम्प्लॉय, और एक क्या आएगा स्टेट ओन्ड कॉरपोरेशन के रिटायर्ड एम्प्लॉय। ठीक है, ये 4 दिए हुए हैं हमें ग्राउंड्स, तो ये सभी क्या कर सकते हैं, इमीडिएट पोजीशन ले सकते हैं। As per section 3 of Rajasthan Rent Control Act 2001, the chapter 2nd and 3rd thereof do not apply to 1 मिनट, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 74, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था वीडियो चलते चलते। ओके, एज पर सेक्शन 3 ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001, द चैप्टर 2nd and 3rd देयरफॉर डू नॉट अप्लाई टू। देखिए इसके ऑप्शन,
द प्रमाइस, मैं पहले क्वेश्चन बता देती हूँ आपको, समझा देती हूँ एक बार कि चैप्टर सेक्शन 3 के अंदर क्या बताया कि चैप्टर 2 एंड 3 कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होते। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है द प्रमाइसेस लेट आउट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years थ्रू ए रजिस्टर्ड डीड। क्या करें कि प्रमाइसेस जो कि इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद 2 साल के लिए एक रजिस्टर्ड डीड के थ्रू दी गई है, लेट आउट की गई है। सेकेंड है प्रमाइसेस लेट आउट टू मल्टीनेशनल कंपनी हैविंग पेड ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ लेस देन ₹1 करोड़। ठीक है, मतलब कि प्रमाइसेस मल्टीनेशनल कंपनी को लेट आउट की गई है और शेयर कैपिटल जिसकी पेड ऑफ शेयर कैपिटल है लेस देन ₹1 करोड़। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखिए द प्रमाइसेस लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस द मंथली रेंट वेयर ऑफ इज ₹4,000। मतलब कि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए प्रमाइस लेट आउट की है जहाँ पर मंथली रेंट 4,000 रुपये है इन केस ऑफ द premises situated in the municipal area of Jaipur city. Fourth, the premises belonging to the government company as defined under the Companies Act 1956. कि premises गवर्नमेंट कंपनी को बिलोंग करती है जो कि अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 में आती है। तो ये इसमें आंसर क्या होगा आपका आंसर होगा 74 का 4। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर होगा गवर्नमेंट कंपनी का। गवर्नमेंट कंपनी से अगर बिलोंग करती है कोई प्रमाइसेस तो वहाँ पर चैप्टर 2 और 3 अप्लाई नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। देखिए, टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजल ऑफ पिटीशन फाइल्ड अंडर सेक्शन 9 ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 इज, मतलब कि सेक्शन 9 में पिटीशन को डिस्पोज करने के लिए टाइम लिमिट कितनी दी गई है। देखिए, फर्स्ट है विद इन द पीरियड ऑफ 240 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन टेनेंट। देखिए, सेक्शन 9 क्या बताता है, पहले देखिए इविक्शन का ग्राउंड बताता है, टेनेंट को इविक्ट करने का ग्राउंड। तो इसमें बताया कि 240 days के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन टेनेंट पर जिस दिन इविक्शन का ग्राउंड है लैंडलॉर्ड के द्वारा करवाया जा रहा है तो नोटिस किसके पास जाएगा, टेनेंट के पास। तो टेनेंट के पास नोटिस सर्व होगा उस डेट से 240 days के अंदर 240 days के अंदर पूरा डिस्पोजल हो जाना चाहिए केस। ठीक है, तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है क्योंकि इसमें इविक्शन के ग्राउंड में 240 days का डिस्पोजल टाइम दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76। इन द इवेंट of death of the person referred to in subclause 1 of section 2I। देखिए, डेथ ऑफ पर्सन, किसी पर्सन की डेथ हो जाती है जो कि रेफर किया है 2I में। इन केस ऑफ प्रमाइसेस लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पज हु ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डनरीली रिजाइडिंग विद द टेनेंट एज मेंबर ऑफ हिज फैमिली अप टू हिज डेथ शैल बी इंक्लूडेड विद इन द डेफिनेशन ऑफ टेनेंट। ये कह रहे हैं कि डेथ हो जाती है टेनेंट की तो उसके साथ जो भी रह रहे हैं उस रेजिडेंशियल प्रमाइसेस में ऑर्डिनरीली रिजाइडिंग उनमें कौन कौन है। ठीक है, देखिए हु ऑफ द फॉलोइंग रिजाइडिंग विद द टेनेंट अप टू हिज डेथ शैल बी इंक्लूडेड, किस किस को उसमें इंक्लूड किया गया है। तो फर्स्ट देखिए सर्वाइविंग स्पाउस को, सन, डॉटर, ब्रदर सिस्टर, मदर फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। सेकंड देखिए इसमें क्या, देखिए ग्रैंडफादर को और ग्रैंडमदर को इन्वॉल्व नहीं किया गया है तो हमारा फर्स्ट गलत हो जाता है। सर्वाइविंग स्पाउस, सन, डॉटर, ब्रदर सिस्टर, मदर एंड फादर। ठीक है, अब थर्ड देखिए सर्वाइविंग स्पाउस, सन, डॉटर, मदर एंड फादर। ठीक है, ब्रदर सिस्टर भी क्योंकि इसमें इन्वॉल्व नहीं है, केवल खुद की फैमिली है कि हस्बैंड वाइफ हो गए, उनके बेटा, उनकी बेटी और उनके मदर फादर, इसमें ब्रदर सिस्टर का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन आएगा थर्ड जिसमें सर्वाइविंग स्पाउस आ जाएगा, सन, डॉटर और मदर फादर। ओके, क्वेश्चन नंबर 77। प्रमाइसेस अंडर द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 डज नॉट इंक्लूड।
ये कह रहे हैं कि जो प्रमाइसेज है उसमें किस किस चीज़ को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, 2F में जो प्रमाइसेज दिया गया है अंडर राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, तो क्या क्या चीज़ें डज नॉट इंक्लूड, किस चीज़ को इंक्लूड नहीं किया गया है। और ये भी क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आउट हाउसेज अपरटेनेंट टू अ बिल्डिंग, तो ये तो इंक्लूड है क्योंकि बिल्डिंग से अपरटेनेंट, बिल्डिंग से सटा हुआ कोई आउट हाउस है तो वो इंक्लूड किया गया है। अकोमोडेशन इन हॉस्टल, ठीक है, हॉस्टल में अगर कोई अकोमोडेशन है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 78, चैप्टर 2 एंड 3 ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाइज टू, किस किस पर अप्लाई होता है। ठीक है, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के चैप्टर 2 एंड 3 देखिए। फर्स्ट है एनी प्रोमाइसेज लेट आउट टू ए सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री। सेकंड है एनी प्रोमाइसेज बिलोंगिंग टू और वेस्टेड इन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। थर्ड ऑप्शन है एनी प्रोमाइसेज बिलोंगिंग टू ए गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 617 ऑफ कंपनीज एक्ट। फोर्थ ऑप्शन देखिए any premises situated in the municipal area of Jaipur city let out for residential purpose for a monthly rate of 8,000। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, दोबारा देखिए कि चैप्टर 2 एंड 3 ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 किस पर अप्लाई होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फोर्थ, कि कोई भी प्रेमाइसेज है जो कि म्यूनसिपल एरिया में सिचुएटेड है और जिसका लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए उसको लेट आउट किया गया है और मंथली रेंट उसका 8,000 रुपीज़ है, तो वो चैप्टर 2 और 3 में अप्लाई होगी। ठीक है, और ये कहाँ बताया गया है, सेक्शन 3 में बताया गया है। ठीक है, अब हम 2017 के अमेंडमेंट वाले क्वेश्चन देखेंगे इसमें। ये देखिए, विद इफेक्ट फ्रॉम विच डेट राजस्थान रेंट कंट्रोल अमेंडमेंट एक्ट 2017 ब्रॉट इनटू फोर्स, मतलब ये कह रहे हैं कि 2017 का जो अमेंडमेंट किया गया है ना इसमें, वो किस डेट को किया गया है, तो वो किया है 18/10/2017 को, 18 अक्टूबर 2017। ठीक है, नेक्स्ट देखिए व्हाट इज़ द एक्ट नंबर ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2017, तो एक्ट नंबर क्या है इसका, एक्ट नंबर 33 ऑफ 2017। ये एक्ट नंबर भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, तो 2017 का जो अमेंडमेंट हुआ है रेंट कंट्रोल एक्ट का, उसका एक्ट नंबर है 33 और 18/10/2017, 18 अक्टूबर 2017 को इसका क्या किया गया है, इसको अमेंड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, अंडर विच सेक्शन ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2017 द रेंट अथॉरिटी इज अपॉइंटेड, मतलब 2017 के अमेंडमेंट का जो एक्ट है उसमें रेंट अथॉरिटी को अपॉइंट किया गया है, किस सेक्शन में, सेक्शन 20A में। ठीक है, सेक्शन 20A में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82, अप टू व्हाट टाइम पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन द सर्टिफिकेट इशूड फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन फ्रॉम टेनेंट इन केस ऑफ प्रोमाइसेस सेट आउट फॉर कमर्शियल यूज विल नॉट बी एग्जीक्यूटिबल अंडर द राजस्थान रेंट कंट्रोल अमेंडमेंट एक्ट 2017। ये क्या करें, अप टू व्हाट टाइम पीरियड, किस टाइम पीरियड तक, डिसीजन की डेट से किस टाइम पीरियड तक। ठीक है, जो पोजीशन की रिकवरी करने का, टेनेंट से जो पोजीशन की रिकवरी की जाएगी उसका जो सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, जबकि कमर्शियल यूज के लिए प्रेमाइसेज को दिया गया है। तो कितने टाइम तक एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, देखिए 1 मंथ, 3 मंथ, 1.5, 4 से 6 मंथ्स। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा 6 मंथ्स, क्योंकि कमर्शियल पर्पज़ के लिए अगर आपने प्रोमाइसेज को दिया है तो उसको अपना सेटअप में टाइम लगता है, तो आप उसको डिस्पोजेस करने के लिए या रिकवरी के लिए, पोजीशन की रिकवरी के लिए आप 6 मंथ से पहले उस सर्टिफिकेट जो इशू किया है उसको एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, व्हेन विल द रेंट ट्रिब्यूनल ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एप्लीकेशन और अपील ऑर्डर पेमेंट ऑफ रेंट एंड इट्स ड्यूज। ये तो कहती है कि रेंट ट्रिब्यूनल एप्लीकेशन या अपील की पेंडेंसी के दौरान रेंट के पेमेंट का ऑर्डर कब देगी और उसके ड्यूज का ऑर्डर। देखिए, तो इसका ऑप्शन होगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा बिल ऑर्डर आफ्टर हियरिंग द पार्टीज,
ऑन एप्लीकेशन और अपील एज द केस में भी। जब पार्टीज को सुन लिया जाएगा उसके बाद ही तो ऑर्डर दिया जाएगा ना, ऐसा थोड़ी है। देखिए ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन और अपील, एप्लीकेशन और अपील को मिलते ही ऐसा थोड़ी है कि ऑर्डर दे देगी कोर्ट। पहले पार्टीज को सुनेगी, जो कोर्ट को उचित, रेंट ट्रिब्यूनल को जो उचित लगेगा उस हिसाब से फिर वो पार्टीज को सुनने के बाद रेंट पे करने का ऑर्डर देगी। क्वेश्चन नंबर 84, विच आर द न्यू चैप्टर्स हैव बीन इंसर्टेड बाय द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2017। ठीक है, मतलब अमेंडमेंट का जो है ना 2017 का, उसके द्वारा कौन कौन से चैप्टर्स को इंसर्ट किया गया है। तो आंसर होगा 5A एंड 5B, आंसर नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 85, टू हुम द अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ रेंट अथॉरिटी शैल बी एंड विद इन हाउ मैनी डेज। ये क्या कह रहे हैं कि रेंट अथॉरिटी का कोई ऑर्डर आया है, उसके अगेंस्ट आपको अपील करनी है, तो किसको की जाएगी। तो रेंट अथॉरिटी की अपील कहाँ जाएगी, रेंट ट्रिब्यूनल में जाएगी। एंड विद इन हाउ मैनी डेज, तो 60 डेज के अंदर जाएगी, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, रेंट अथॉरिटी की अपील जाएगी रेंट ट्रिब्यूनल के पास और 60 डेज के अंदर हम अपील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, इन द फॉर्म of which schedule the particulars of an agreement having been entered in writing shall be jointly by landlord and tenant communicated after coming into force the Rajasthan Rent Control Act 2017। ये क्या कह रहे हैं, किस शेड्यूल के फॉर्म में लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच एक एग्रीमेंट होता है राइटिंग में। ठीक है, वो कौन से शेड्यूल में दिया हुआ है, जिस within what period tenancy एग्रीमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो हमारा आंसर होगा विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89, विद इन व्हाट पीरियड द रेंट ऑफिसर विल अपलोड द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड अदर डिटेल्स ऑन द वेबसाइट। रेंट ऑफिसर है, ठीक है, वो अपलोड करेगा रजिस्ट्रेशन नंबर और जितनी भी अदर डिटेल्स है वेबसाइट पर, वो कितने टाइम के अंदर करेगा, विद इन 15 डेज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस रिविजन ऑफ रेंट इज पॉसिबल। फर्स्ट देखिए, वेयर द लैंडलॉर्ड हैज़ इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ इम्प्रूवमेंट, एडिशन और स्ट्रक्चरल ऑल्ट्रेशन इन द प्रमाइसेस। कि लैंडलॉर्ड ने उस प्रमाइसेस पे इम्प्रूवमेंट करवाया है, कुछ एडिशन किया है और स्ट्रक्चरल ऑल्ट्रेशन किया है उस लैंड पर, उस प्रमाइसेस पर। ठीक है, उस नेक्स्ट सेकंड देखिए, इफ़ देयर हैज़ बीन ए डिक्रीज और डिमिन्यूशन और डिटर्मिनेशन ऑफ एकोमोडेशन और हाउसिंग सर्विस इन द प्रमाइसेस। यदि कोई डिक्रीज है, मतलब प्रमाइसेस की सर्विसेज में कोई डिक्रीज किया गया है, मतलब कमी की गई है, डिमिन्यूशन और डेटेरियोरेशन ऑफ अकोमोडेशन, तो हमारा आंसर होगा इन द अबव सेड बोथ सर्कमस्टांसेस। देखिए अगर कोई वैल्यू में इंक्रीज हुआ है तो वैल्यू इंक्रीज, मतलब किराया इंक्रीज कर देगा लैंडलॉर्ड, और अगर वैल्यू डिक्रीज हुई है तो उसको कम करना पड़ेगा। तो ऐसे में रिवीजन ऑफ रेंट दोनों ही केसेस में पॉसिबल है। ओके, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 91, हाउ मैनी मंथ सिक्योरिटी डिपॉजिट विद द लैंडलॉर्ड विल बी लॉफुल। मतलब टेनेंट कितने मंथ्स की सिक्योरिटी लॉफुली उसको देगा लैंडलॉर्ड को, 1 मंथ की। नेक्स्ट देखिए, अंडर व्हाट सर्कमस्टांस द रेंट विल बी डिपॉजिटेड विद द रेंट ऑफिसर। मतलब कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसमें रेंट ऑफिसर के द्वारा रेंट ऑफिसर को रेंट डिपॉजिट किया जाएगा, डायरेक्ट लैंडलॉर्ड को ना देके। देखिए, वेयर लैंडलॉर्ड डज नॉट एक्सेप्ट द रेंट, फर्स्ट
बिल्कुल सही। अगर लैंडलॉर्ड रेंट नहीं एक्सेप्ट कर रहा है तो रेंट ऑफिसर को डिपॉजिट हो जाता है। वेयर लैंडलॉर्ड रिफ्यूजेज टू गिव रिसिप्ट, ठीक है, रिसिप्ट देने से मना कर देता है। वेयर इन एनी केस ऑन द पर्सन टू हुम रेंट इज पेएबल देयर इज जेन्युइन डाउट, जिसको रेंट पे किया जा रहा है उसके ऊपर टेनेंट को ही जेन्युइन डाउट है तो वो कैसे देगा, तो रेंट ऑफिसर को पे कर देगा। तो फोर्थ है हमारा ऑल द अबव आर करेक्ट। तो ये थे हमारे 92 क्वेश्चंस। हमारा राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के MCQ कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इन्हें आप ध्यान से देखिए और उसके बाद मैं आप कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। RJS के सारे टॉपिक्स मैं MCQ के रूप में आपके सामने लाऊंगी। थैंक यू।